गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने सेवन्थ की एक व्याकरण की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने फर्स्ट लेसन को पढ़ना शुरू किया था। उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने भाषा की डेफिनेशन, मौखिक भाषा, लिखित भाषा को एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट में हम बचे हुए लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है मातृभाषा। मातृभाषा सभी लोग जानते हैं, माँ की भाषा, यानी जो हम अपने बचपन से, अपने घर से, परिवार से, हम अपने आसपास से सीखते हैं, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। वो भाषा जिसे कहाँ से सीखता है? अपनी माँ से, अपने परिवार से और अपने घर के अन्य सदस्यों से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। माँ बच्चे के सबसे नज़दीक होती है। बच्चा अपनी माँ द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है। यानी जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास रहता है, जैसे जैसे उसकी मम्मी बातें करती है, जो जो बोलती हैं, उसी तरह से बच्चा सीखता जाता है और उन्हें बोलना सीख लेता है और धीरे धीरे वह भी उनको बोलना सीख जाता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। यानी जो लैंग्वेज उसकी माँ बोलती है, जो भाषा उसकी माँ बोलती है, वही भाषा बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीख लेता है, और यदि वह हिंदी बोलती है तो हिंदी सीख लेता है, और यही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। यानी बच्चे की माँ जो भाषा बोलती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी भाषा उसकी माँ बोलती है वही बच्चा सीखता है, और इसी पहली भाषा को जो उसने सबसे पहले सीखी है उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। अतः वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा की डेफिनेशन आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई थिंक। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? वह भाषा जो देश के अधिकतर लोग बोलते हैं। जैसे इंडिया में अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी हमारे भारत की क्या है? राष्ट्र भाषा है। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इसलिए अंग्रेजी अमेरिका की क्या हो गई? राष्ट्र भाषा हो गई। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। तो ये और एक और क्वेश्चन आपका रेडी हो गया क्या? कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला था। ठीक है। उसके बाद है राजभाषा। जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग होती है, राजकाज के कार्यों में और कार्यालयों में प्रयोग होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। यानी कोई भी देश है, उसके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट काम हैं, वो जिस भाषा में होते हैं उस भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ जो काम होता है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है। कौन कौन सी में? हिंदी और अंग्रेजी में होता है। तो इसलिए भारत देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी देश की राजभाषा है। बोली, डायलेक्ट। बोली क्या होती है? बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यानी हम अपने घर में किस तरह की टोन यूज़ करते हैं, किस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणवी बोली है, राजस्थानी बोली है, इस तरह से यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है। जैसे अलग अलग एरिया में, भारत के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की बोली होती है तथा इसका सीमित क्षेत्र होता है। यानी ऐसा नहीं है कि पूरे देश में बोली जाती है, एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है। 10-20 किलोमीटर के दायरे में ये बोली जाती है, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के दायरे में। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता और बोली का कोई लिखित साहित्य
नहीं होता, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। लोकगीत लोक कथाएं आदि ही उसको समृद्ध बनाते हैं। यानी जो लोकल गीत होते हैं, लोग कुछ हम कहानियाँ जो हम लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो सब किस में होती हैं, उसी हमारी जो हमारी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली लोकल लैंग्वेज होती है, उसको हम बोली कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को। तो यहाँ हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी कि मातृभाषा किसे कहते हैं, क्या क्या सीखा हमने? मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? एक बच्चा अपने परिवार से, अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश के अधिकतर लोग जिस भाषा का यूज़ करते हैं उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा क्या होती है? जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में देश के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें जिस लैंग्वेज में काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। और बोली क्या होता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कोई भी लैंग्वेज है, ऐसा है जैसे हिंदी है, हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में बोलते तो सब लोग हिंदी है, लेकिन उनका अपना एक अलग टोन होता है, एक अलग तरीका होता है उस हिंदी को बोलने का। तो जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप से हिंदी बोली जाती है, अलग अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी बोली है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? बोली। जैसे राजस्थानी भाषा में बहुत सारी, एक भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। जैसे राजस्थानी भाषा में जयपुरी बोली, बीकानेरी बोली, जोधपुरी बोली और मेवाड़ी बोली, ये सारी भाषाएं हैं तो राजस्थानी भाषा, लेकिन इनका टोन इनका अलग है और उन टोन के बेस पर ही इनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे मेवाड़ी बोली, जोधपुरी बोली, बीकानेरी बोली या फिर जयपुर बोली। तो यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट क्या है? भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? कि हमने भी देखो, भाषा को भी आदान प्रदान के लिए यूज़ करते हैं, बोली को भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देखिए, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी जो भाषा है एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग में होती है। यानी इसका एरिया कैसा होता है? लिमिटेड होता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है। क्या होता है? भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है, इसका अपना कोई साहित्य या व्याकरण नहीं होता। बोली में व्याकरण तथा सिद्धांतों को महत्व न देकर कहावतों, लोकगीतों तथा लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। जो हमारी भाषा होती है उसमें तो साहित्य के बारे में बताया जाता है, या व्याकरण होती है उसकी स्पेशल, लेकिन हमारी जो बोली होती है उसमें या तो कहावतें होती हैं, या लोकगीत होते हैं, या फिर लोक कथाएं होती हैं। और कोई क्वेश्चन पूछे कि कहावतें, लोकगीत और लोक कथाएं किससे रिलेटेड होती हैं? बोली से रिलेटेड होती हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई हैं? 22 भाषाएं। इनमें हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया, ये 22 भाषाएं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे संविधान में वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो क्या हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये सारी 22 भाषाएं हैं। अब नेक्स्ट आता है कि लिपि क्या होती है। देखो, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं सबको लिखने का तरीका ना अलग अलग होता है, और ये जो लिखने का तरीका होता है इसी को लिपि कहते हैं। और दैट मीन्स जो लिपि है वो भाषा के लिखित रूप से रिलेटेड है, ना कि मौखिक रूप से। मौखिक रूप से रिलेटेड नहीं होती लिपि। लिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। अपने भावों एवं विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिपि का विकास किया। लिपि का विकास हुआ क्यों? देखो, कोई भी पीढ़ी थी वो जो भी उनके पास ज्ञान था, जो भी नॉलेज थी, वो उन्हीं के पास रह जाती अगर हम बुक्स में उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखते। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आइडियाज़, जो भी नॉलेज पहुंचती है वो सिर्फ किस वजह से पहुंचती है? लिखित भाषा की वजह से ही वो पहुंचती है। अगर बहुत सारी बुक्स ना लिखी होती तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी पीढ़ी तक सीमित रह जाती,
अगली पीढ़ी तक वो नहीं पहुंच पाती। तो यही चीज़ इसने कहा है कि अपने भावों और विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने तथा स्थायी रूप प्रदान करने। और इससे क्या है, हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उनको एक स्थायी रूप मिल जाता है, परमानेंट रूप मिल जाता है। मनुष्य ने लिपि का विकास किया था इसीलिए। इसी के कारण वेद, पुराण आदि के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। साहित्य रचना होने लगी। किसकी रचना होने लगी? साहित्य की रचना। लोग सैद्धांतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे, यानी जो फॉर्मुलेटेड, जो ठीक जो ज्ञान होता है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिपि की डेफिनेशन दी है, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ये होता अ, ये अ होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, इसको हम अ बोलते हैं। तो हिंदी में लिखने का तरीका, लिखने का ढंग और जो चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं वो, और इंग्लिश में लिखने का तरीका और सिंबल अलग अलग यूज़ होते हैं। तो ये ही जो सिंबल हैं, जो ये चिन्ह हैं जिनसे हम ध्वनि निकालते हैं, इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। किसके लिए? लिपि के लिए। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। हर ध्वनि, जितनी भी जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उसके गले से, उसके कंठ से जो भी ध्वनि निकलती है, हर एक भाषा में उस ध्वनि को लिखने का तरीका, दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका, या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चिन्ह है वो कैसा है? अलग अलग होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है, यानी मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है उसको लिखा जाता है इसी की हेल्प से, लिपि की हेल्प से। इसी निश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जो यही एक निश्चित व्यवस्था होती है चिन्हों को लिखने की, दिखाने की, इसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में जिस तरह कुछ वस्तुओं की पहचान उनके अलग अलग नामों से होती है, उसी तरह प्रत्येक भाषा अलग अलग लिपि से लिखी जाती है। यानी हर एक भाषा में जो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का आदान प्रदान होता है, वो विचार तो एक जैसे रहते हैं, लेकिन उनको दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखित रूप में अलग अलग होता है। वो लिपि से ही किया जाता है। उसी तरह प्रत्येक भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है, यानी हर एक भाषा की लिपि क्या होती है? अलग होती है। हिंदी की लिपि अलग है, इंग्लिश की लिपि अलग है, गुजराती की लिपि, सबकी लिपि अलग अलग होती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ऐसे ही हर भाषा की अपनी लिपि है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो ये कुछ भाषाएं दी गई हैं और इनकी लिपियाँ, जैसे संस्कृत और हिंदी दोनों की ही क्या है? देवनागरी। दोनों को ही लिखने का तरीका एक होता है, लिखने का तरीका। उर्दू की फारसी, मराठी की लिपि देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, कोंकणी की देवनागरी, जर्मन की रोमन, बंगाली की, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। संस्कृत और हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, कोंकणी की देवनागरी, जर्मन की रोमन, बंगाली की बांग्ला। ये कुछ भाषाएं लिपि हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, और ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हैं। भाषा में कोई एक वर्ण होगा, वर्ण या अक्षर या फिर शब्द होता है, उसके एक से ज़्यादा अधिक, यानी सबका कहने का तरीका सा अलग अलग होता है। जैसे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनका एक जैसा रूप है, लेकिन उनमें कुछ करेक्ट होते हैं, मानक होते हैं, कुछ मानक नहीं होते। जैसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी गई है। यानी जैसे बोलते थे तो कुछ विद्वानों ने उनको ना पर्टिकुलर कह दिया कि इसको यही बोला जाएगा, तो वो उसका क्या है? मानक रूप हो गया। ये कुछ अमानक रूप है, ये मानक रूप है। अमानक रूप क्या है? जैसे गए, गए का ये शुद्ध रूप है गए। नई, नई। अंत, अंत। शुद्ध, शुद्ध। तो ये क्या है आपके? ये मान्य है, विद्वानों ने इनको मान्यता दी है, तो ये क्या है? मानक रूप। ये बोलने में तो वो सेम लगते हैं, लेकिन ये मानक रूप
नहीं है, ये क्या है, अमानक रूप है। अमानक रूप चाहिए चाहिए, जाइए चाहिए, संबंध संबंध, ठन ठन, ये क्या है, सारे मानक रूप हैं, ये शुद्ध रूप है। और ये क्या है, आपके अमानक रूप बोल सकते हैं या फिर अशुद्ध रूप हैं आपके। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसका जो थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।